हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज गर्मा गोला मेसी गोल्ड मेडलिस्ट। और आज आप जो लेक्चर देखने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी मॉनसून सेल चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा 1 प्रो महा पैक है, जिसमें आपके घर में 32 बुक्स जाती है फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साल भर के बैचेस फ्री मिलते हैं। फिर हमारा महा पैक है जहाँ पे आपको सारे बैचेस मिलते हैं बट बुक्स नहीं मिलती है। अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हैं, सिंगल बैच, देन दिस इज योर GNT बैच। और अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिल्कुल रियल टाइम जैसे नीट के पेपर में होता है, तो वी हैव आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड दिस इज आवर विक्ट्री प्रो बैच जो अभी हमारा लेटेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें हम आपको चैप्टर्स करा रहे, प्लांट फिजियो में पढ़ा रही हूँ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर 4 अगस्त तक वैलिड है, तो इसे जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इसको ले लें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड G² है और ये मेरा फ़ोन नंबर है। बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि सारा क्वालिटी कंटेंट यहीं पे आने वाला है। आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स फॉर यू, जिसे आप देखें अपने जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, चाहे कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, उनके लिए अच्छे से आप प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज के इस वंडरफुल क्लास में हम शुरू करने वाले एक वंडरफुल चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। जो चैप्टर केमिस्ट्री वाले भी नहीं कराते वह हम बायोलॉजी वाले कराते हैं, तो बायो का ऑलरेडी सिलेबस सबसे ज्यादा है। एंड देन वी हैव वंडरफुल बायोमॉलिक्यूल्स एज वेल। तो मैं ही आपका केमिस्ट्री वाला हिस्सा भी कराऊंगी, मैं ही आपका बायो वाला हिस्सा भी कराऊंगी। ठीक है, तो यानी कि पूरा बायोमॉलिक्यूल्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका अंदर से मन बहुत होगा सर कराएं, बट कल ही मेरी सर से बात हुई थी तो सर ने कहा नाम आप ही करा दो। तो इसलिए बेटा ये पूरे चैप्टर की भाग दौड़ मेरे नाजुक कंधों पे आती हुई, तो फिर शुरू करते हैं अपनी NCERT कनेक्ट बुक के साथ, NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या वेटेज है। चलो लेट्स स्टार्ट। बायोमॉलिक्यूल्स 151। ओके, वेरी हाई वेटेज चैप्टर। ये यूनिट पूरी बहुत ही हाई वेटेज है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ 20। ओके, शगुन शुरुआत से होता हुआ 2024 में, यानी कि पिछले साल इस चैप्टर में से आए थे 6 सवाल। ओ माय गॉड। 2023 में से इस चैप्टर से आए थे 3 सवाल। Oh my God! 2022 में one love for the mother's pride, one love for the NEET selection guys, one love, you are my heartbeat। ठीक है, इतना ही गाना आता है मुझे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। 2021 में इस चैप्टर से आए थे 4 सवाल। 2020 में इस चैप्टर से आए थे 6 सवाल। ठीक है, यस। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। आई थिंक ये चैप्टर ऑफ, अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल्स वेरिएशन, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि तीनों इक्वल है। क्लास 11th का अगर कोई सबसे हाई वेटेज चैप्टर है तो वो बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर मान के चलिए कि काफी बढ़िया आप स्कोर कर सकते हो और काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर, तो एवरेज अगर मैं कहूं तो करीबन 5 क्वेश्चंस की एवरेज बनती है। 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स का ये चैप्टर है। अकेला हूं पर शेर हूं। ठीक है, यस मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। आखिर इस चैप्टर में कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बट फिर भी अगर मैं कहूं कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां से हर साल एक क्वेश्चन गारंटीड है, सो दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम वो पार्ट है इस चैप्टर का जहां से 1 क्वेश्चन इज गारंटीड, यानी कि ये पूरा टॉपिक 4 नंबर आएगा ही आएगा। इसको कोई नहीं बदल सकता, ना तुम बदल सकते ना मैं बदल सकती, ये आएगा ही आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। मान के चलिए पेपर लीक है एक तरह से। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट
जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री पार्ट जो इस चैप्टर का है, वो है आपके टेस्ट। अब आप कहेंगे मैम ये कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? जैसे कौन सी शुगर फेलिंग टेस्ट देती है, कौन सी शुगर बेनेडिक्ट टेस्ट देती है, कौन सी बॉन्ड्स होती हैं उनके अंदर, वो वाला चीज मैं कह रही हूँ। शुगर्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया। यहां से केमिस्ट्री वाले हिस्से में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, आयोडीन, सेलुलोज के स्ट्रक्चर से, ये वाला शुगर वाला हिस्सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट में से। बाकी लिपिड से एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, या प्रोटीन से सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, या न्यूक्लिक एसिड से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं कहूँ सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो फिर यहां पे है। ठीक है, यस। चलो अब स्टार्ट करें स्टार्ट इंट्रोडक्शन। यस बच्चों, किया जाए स्टार्ट। लेके 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 प्रभु का नाम। चलो आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग लिखते हैं, मतलब समझते हैं। इस चैप्टर को बेटा मैं सुपर डिटेल में पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के लिए मुझे कितना ही टाइम लगे, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, कुछ भी करूंगी, बट आई विल टीच दिस चैप्टर इन फुल डिटेल्स, लाइक आई टीच इन अ वेरी डिटेल्ड बैच। तो इस चैप्टर को मैं बिल्कुल नहीं भगाऊंगी। वैसे मैं किसी को भी नहीं भगाती, बट इसमें मैं इंश्योर करूंगी आप एक बार और डिटेल में पढ़ ले, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर एक बार में समझ नहीं आता है। ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ। आराम आराम से पढ़ेंगे, मैम के साथ चलना, बस मुझे छोड़ना मत अकेले कहीं पे भी। बायोमॉलिक्यूल्स, चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार मैम के साथ फिर सब बोलेंगे। चलिए सब मैम के साथ बोलेंगे। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? ऑल द कार्बन कंटेनिंग molecules in a living system called as biomolecules, living system। ठीक है बच्चों, पहली लाइन सबको क्लियर है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, आखिर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके लिए हम एक करते हैं एनालिसिस, विच इज कॉल्ड टिश्यू एनालिसिस। अगर मान लो कि आप एक मास्टर शेफ हैं, ठीक है, आपका नाम है मास्टर शेफ झींगा। अब झींगा जी को बोला गया है कि खा के बताइए कि इसमें कौन कौन से मसाले हैं। तो आप कहेंगे नमक, आप कहेंगे हल्दी, आप कहेंगे मिर्ची, फिर झींगा जी कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो बहुत ही कमाल की रोजमेरी है, ठीक है, इसके अंदर तो जायफल है, इसके अंदर तो सावित्री भी है, ठीक है, इसके अंदर तो पूजा मतलब कि कुछ और सामग्री भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब एक केमिस्ट्री वाला झींगा जी से पूछता है कि आपके अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स है, तो झींगा जी कहते हैं रुको मैं अभी बताता हूं तुम्हें। तो झींगा जी कहते हैं कि जाओ एक फटाफट से चूहा लेके आओ। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में या टिश्यू में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले मुझे उस टिश्यू को निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे झींगा जी ने सबसे पहले क्या लिया? एक टिश्यू लिया। ये टिश्यू एक तरह का लीफ भी हो सकती है, ये एक तरह का लिवर भी हो सकता है, ये पैनक्रियाज भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है भाई, डिपेंड्स कि आपको किसके बायोमॉलिक्यूल के बारे में पता करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही इन्होंने टिश्यू लिया तो झींगा जी कहते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया सा ना एसिड भी चाहिए जिससे कि मैं इसके साथ चटनी बना सकूं। ठीक है, यस। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने एक बहुत ही मशहूर एसिड लिया। उस एसिड का नाम क्या है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। उस एसिड का नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। काफी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आखिर यही एसिड क्यों लिया? क्योंकि ये आपके सेल के लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब सेल टूटेगा तभी तो बायोमॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, राइट मेरे बच्चों। तो यहां पे क्या हो रहा है? दिस एसिड कॉजेस लाइसिस ऑफ सेल। दिस कॉजेस व्हाट? लाइसिस ऑफ सेल।
सेल को तोड़ने का काम करता है ये, जिससे कि बाहर बायोमोलिक्यूल आ सके। तो हमारे पास एसिड है, हमारे पास टिश्यू है, और हमारे पास क्या है, इमाम दस्ता यानी पैसिल मोर्टार, हिंदी में बोले तो इमाम दस्ता, जिससे हम चटनी बनाते हैं। अब टिश्यू और एसिड को अच्छे से पीसना है मेरे बच्चों, ठीक है, ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है, यस। चलो, तो अब जब हम इसको पीसेंगे तो हमें मिलेगी एक स्लरी। क्या मिलेगी, स्लरी। स्लरी यानी कि कुछ चटनी जैसा आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ चटनी जैसा। चलो, अब क्या किया, अब इस चटनी को छानना है। तो झींगा जी कहते हैं हमको चाहिए एक बीकर। क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए एक बीकर। तो ये है हमारा बीकर। अब छानने के लिए वो कहते हैं हमको चाहिए एक मसलिन क्लॉथ। क्या चाहिए हमें, एक मसलिन क्लॉथ। ये रहा क्लॉथ, ये रहा, दिस इज आवर क्लॉथ फॉर फिल्ट्रेशन। ये हमारा क्या है, बीकर, दिस इज आवर बीकर। अब इसके ऊपर हमने क्या डालती है, स्लरी। ये देखिए, ये हमने चटनी डाल दी, दिस इज आवर स्लरी जो हमने अभी पीसी है, जिसके अंदर क्या है, टिश्यू और एसिड है। तो कुछ चीज ऐसी होगी जो छन के नीचे आ जाएगी, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। तो जो चीज नीचे आ गई है छन कर, यानी कि जो चीज फिल्ट्रेशन होके नीचे आ गई है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं साक्षी दीदी, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है। इस फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सॉल्युबल पूल। अब देखो बेटा, ये क्लॉथ से छन के आई है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, कॉमन सेंस लगाइए बस, यस। तो झींगा जी कहते हैं कि देखो भाई ये छन के आया, तो ऑफ कोर्स ये छोटा ही ना होगा। तो इसलिए इस वाले फ्रैक्शन में आपको कैसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिनका साइज छोटा होता है, और जिनका साइज छोटा होता है उन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी के साथ यहां पे मसाले भी आ जाते हैं। उन मसालों को हम क्या कहते हैं, उन मसालों में होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो यानी कि यहीं पे हमें क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। जो आपके सेल होता है उसके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो भी आपको एसिडिक सॉल्युबल पूल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपस में बात कर रहे हैं ना बेटे, सिलेक्शन आपस में बात करने से नहीं होता, अपने पढ़ने से होता है। फ्रेंडशिप बनाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में अकेला ही चलना होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज मुझे मेरी 5वीं में एक टीचर ने बोला था। मेरा सिलेक्शन हुआ था एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल में। यहाँ का बहुत अच्छा स्कूल है ये, ठीक है। मैं उस टाइम दूसरे स्कूल में थी। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने अपनी टीचर से कहा मुझे नहीं जाना, मेरे यहाँ फ्रेंड्स है। उसने कहा इनके चक्कर में रहेगी तो कभी कुछ कर नहीं पाएगी। बस वो बात आज तक मुझे याद है। तो बेटा इनका चक्कर छोड़ो, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, शायद यहाँ से कुछ स्कोर भी कर लोगी, ठीक है। तो हम भी अपने टीचर की बात आज तक जहन में डाले हुए हैं कि इनके चक्कर में रहोगे तो वहीं रह जाओगे। तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन द क्लास, ओके। चलिए, तो ये है फिल्ट्रेट, जहां पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। बट कुछ चीजें ऐसी भी है बेटा जो ऊपर रह गई है मसलिन क्लॉथ के, यानी कि ये फिल्टर नहीं हो पाई। जो चीज फिल्टर नहीं हो पाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, रिटेंटेट। सिंस ये एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाई, घुलनशील नहीं हो पाई, इसलिए इसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये सॉल्युबल नहीं हो पाए, क्योंकि ये है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज क्या है, बड़ा है काफी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। अगर मोनोमर्स यहां पे है, मतलब कि अगर आपका मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर यहां पे है, तो पॉलीसैकेराइड कहां मिलेगा मेरे बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। अगर मोनोसैकेराइड मुझे एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है, तो फिर पॉलीसैकेराइड मुझे किस
पूल में मिलेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। पॉली का मतलब मेनी शुगर्स है, तो वो किस पूल में मिलेगा मुझे? रिटेंटेट में, यानी कि यहां पे मिलेगा मुझे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगर मुझे यहां पे न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है तो फिर न्यूक्लिक एसिड कहां मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लिक एसिड्स मिलेंगे मुझे रिटेंटेट में। रिटेंटेट में। अगर यहां पे मुझे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो प्रोटीन्स मुझे कहां मिलेंगे? रिटेंटेट में। कहां मिलेंगे? रिटेंटेट में। ठीक है बच्चों, तो यानी कि सारे पॉलीमर्स मुझे यहां मिलते हैं और सारे मोनोमर्स मुझे यहां मिलते हैं। क्या ये बात समझ में लगी या नहीं लगी प्यारे बच्चों को? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में, ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? ठीक है, अब आते हैं इसमें एक एक्सेप्शन पे, जो कि नीट का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, विच आर कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स। अब लिपिड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है ना बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो कितना है? 800 डाल्टन। क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट? 800 डाल्टन। तो ये इतना कम मॉलिक्यूलर वेट है कि इसे टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल में मिलना चाहिए था। सो अकॉर्डिंग टू वेट इसे किस पूल में मिलना चाहिए था बच्चों? एसिड सॉल्युबल पूल में मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लिपिड्स होते हैं ये इस तरीके से एग्रीगेट्स बना लेते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से एग्रीगेट्स बना लेते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? एग्रीगेट्स। और ये इतने बड़े साइज के हो जाते हैं कि ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। दे फेल टू गेट फिल्ट्रेट डन। इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए ड्यू टू लार्ज साइज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेट्स, they remain in acid insoluble pool। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि लिपिड्स कहां मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? अगर इस वाले एनालिसिस में नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि लिपिड्स कहां मिलेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? वेयर विल यू फाइंड लिपिड्स? यस बच्चों, आई विल फाइंड लिपिड्स इन रिटेंटेट। कहां मिलेंगे मुझे? रिटेंटेट में। ठीक है बच्चों, रिटेंटेट में। बट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट जो कि बहुत कम है, जो केवल 800 डाल्टन है, तो वो कहां मिलने चाहिए थे मुझे? एसिड सॉल्युबल पूल में मिलने चाहिए थे, बट वो मुझे वहां नहीं मिल रहे हैं। ये बात पूरी समझ में लग गई? क्या पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लियर है? तो आगे चले एश एनालिसिस पे। चलिए अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे चल रहे हैं, which is called ash analysis, ऐश्वर्या वाला एनालिसिस। ठीक है, आजकल ऐश्वर्या जी बहुत वैसे भी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। ठीक है, यस, ऐश वाली। अब ऐश एनालिसिस क्या होती है? राख। राख यू नो, जो जलने के बाद बच जाता है, जैसे कि लव लेटर जलाने के बाद जो राख बच जाती है, वही उसी की बात कर रही हूं मैं, ऐश एनालिसिस। तो ये क्या है? सबसे पहले हम ऐश एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दिस एनालिसिस? टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टिश्यू, प्रेजेंट इन टिश्यू। ठीक है, किसके बारे में? यस, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टिश्यू। तो टिश्यू एनालिसिस में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पता कर रहे थे, यहां पे हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में पता लग रहा है। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब कैसे कर रहे हैं झींगा जी? देखो, सबसे पहले टिश्यू लिया, ताजा ताजा टिश्यू, इसको तोला, तो उसे हमने क्या बोला? वेट वेट। फिर इस टिश्यू को झींगा जी रख के भूल गए क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था, तो वो बातों में व्यस्त हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों? ये ड्राई हो गया। ड्राई क्यों हो गया? क्योंकि इवेपोरेशन हो गया, पानी उड़ गया टिश्यू में से, सूख गया। तो अब क्या हो गया? ये ड्राई टिश्यू, क्योंकि इसमें पानी अब नहीं बचा, क्योंकि पानी तो उड़ गया। काफी लंबी बातें चली होंगी, ठीक है, इसलिए। तो अब हमने इसको वापस वे किया, तो दिस इज कॉल्ड एज ड्राई वेट।
कौन सा वेट है ये? ड्राई वेट। ठीक है, तो झींगा जी ने कहा यार अब इसका कोई काम नहीं है, जला दो इसको। फिर हमने इसको, इस टिश्यू को बर्न कर दिया। फिर आए हमारे एशेस यानी कि राख। एशेस को हम कहेंगे एश वेट। जब हम इसका वेट लेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज एश वेट। क्या ये समझ में आया प्रोसेस? ठीक है, अब ये जो एशेस है इसके अंदर हमने क्या देखा, जितनी भी टिश्यू में ऑक्सीजन थी वो तो बेटा क्या हुआ, उड़ गई। कार्बन के साथ मिलके ऑक्सीजन तो उड़ गई सारे टिश्यू की, CO2 बन के बाहर। ठीक है, पीछे जो एशेस में बचे वो क्या बचे, सिर्फ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इससे पता लगता है कि ये वाले एलिमेंट्स भी हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। समझ में लगा या नहीं लगा? ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं अभी करा रही हूं आप लोगों को। हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में लगनी जरूरी है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। अब यहां पे मैं एक सेल बना रही हूं, ये न्यूक्लियस, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसमें परसेंटेज बतानी है आपने। ठीक है, चलो बेटा सल्फेट एंड फॉस्फेट तो नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, होते तो होंगे, सल्फेट एंड फॉस्फेट होते तो होंगे ही, बट अपन क्या है ना एनसीईआरटी सेम टू सेम। इससे ज्यादा मैं तुम्हें ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगी क्लास में, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, रिवीजन का टाइम है। ठीक है, ज्ञान लंबी क्लासेस में दिया जाता है, इन वाली क्लासेस में भाई जो एनसीईआरटी वही पढ़ा तो बहुत है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, फिर आते हमारे लिपिड्स, फिर आते हमारे प्रोटीन्स, फिर आते हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। तो इन सब चीजों से मिलके हमारा एक सेल बनता है, विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? पानी। इट इज मोस्टली वाटर, और ये वाटर कितना होता है? 70 to 90% ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी। ठीक है, अब आ जाओ जरा, न्यूक्लिक एसिड्स कितने होते हैं? 5 to 7% in a cell. Now the building blocks of the body, that is proteins, 10 to 15% of each cell is a protein. तो अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी आपका डेड है, इट इज डेड गाइस। ठीक है, नाउ 2 to 3% आर योर कार्बोहाइड्रेट्स, 1 to 2% आर योर लिपिड्स। सही लिखा मैम ने? ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस नीट में डायरेक्टली आते हैं जो आपको पूरे 1 मार्क्स दे के जाते हैं। पहला आ जाओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बॉडी। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी जल्दी, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट present in human body. Answer. Next question. Okay, maximum cation present in extracellular fluid and intracellular fluid. Fourth, maximum anion प्रेजेंट इन ECF एंड ICF। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टैबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में करवा रही हूं यहाँ पे। यस बच्चों, तो सबसे पहला क्या होगा? अरे सबसे पहला बताओ गधेड़ो, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? केमिकल, द बेटर वर्ड वुड बी केमिकल। कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? यस, दैट इज वाटर, H2O। H2O। ठीक है,
ना नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बॉडी में प्रेजेंट होता है? कार्बन नहीं, इसका आंसर है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में भी यही सबसे ज्यादा होता है, बॉडी में भी सबसे ज्यादा यही होता है। केटाइन, कौन सा ऐसा केटाइन है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? ECF में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है सोडियम और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है पोटेशियम। ठीक है, मैक्सिमम एनाइन प्रेजेंट इन ECF। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा होता है क्लोराइड आयन। कौन सा होता है? क्लोराइड आयन। ठीक है, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा होता है HPO4 नेगेटिव। ये सही लिखा HPO4, ये कंपाउंड होता है ना? यस। इसको एक बार मैं कंफर्म और कर लेती हूँ। आई थिंक इट्स यही होगा, बट स्टिल लिखा ही नहीं है। बताओ, ये अच्छी चीजें लिखते ही नहीं है। यस, बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट आयन, एक सेकेंड, बाइकार्बोनेट आयन ना? नहीं, वो भी प्लाज्मा में होता है बाइकार्बोनेट आयन, तभी तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको अभी ना मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है अपने जो डिटेल नोट्स है वहां से बताती हूँ। ठीक है, यस। चलो, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ अभी। नहीं, बाइकार्बोनेट भी आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दैट आंसर। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आ जाइए, मेटाबोलाइट्स करते हैं। क्या होते हैं हमारे मेटाबोलाइट्स? क्लास में कोई बच्चा जो बता सकता है व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? यस, क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स? यस, बताइए। ये वो केमिकल्स हैं जो किसमें रिएक्शन, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। सो दीज आर द केमिकल्स participating in a chemical reaction। अब ये दो तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला इसमें जो एनसीईआरटी ने दिया है वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि ये वो पहली बीवी है जिसके बिना हमारा घर बार नहीं चल सकता। या पहला पहला प्यार है, प्यार है। ठीक है, नहीं चल सकता यार, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस। जैसे कि घर, कपड़ा, मकान। ठीक है, पहली बीवी में 5-10 होती है क्या? अरे यार, इनकी इश्क मोहब्बत होती रहती है। यस, हाँ, वो आजकल तो तुम देखते नहीं हो कितना कॉमन होता जा रहा है, इश्क, प्यार, इश्क और मोहब्बत। ठीक है, चलो, तो यहां पे आते हैं बच्चों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स विच पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शंस which directly affects life processes। यानी इनके बिना भाई जीवन अधूरा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि प्लांट्स के केस में क्लोरोफिल, जैसे प्लांट्स के केस में क्या है? क्लोरोफिल। ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में क्या है? ग्लूकोज। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट ग्लूकोज? कार्ब्स नहीं खाएंगे, बट कार्ब्स के बिना कैन यू लिव? नो, यू कैन नॉट। सिर्फ प्रोटीन के बलबूते पे भी तो नहीं जी सकते ना बेटा, यू कांट। और क्या एसिडिटी हो जाती है ऐसे लोगों को? दे हैव ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। अब ये देखो, जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस होती है बिल्कुल ऐसे स्लिम ट्रिम बनाए रखती है अपने आप को, फिर क्या होता है, फिर ये दूर चली जाती है हमारे फिल्म इंडस्ट्री से, फिर देखो इनको असली चीजें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लाइफ इज, कि नहीं इतना नहीं होता, एक एज होती है हर चीज की, है ना बच्चों। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आई वुड से दिस इज लग्जरी। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, अब ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लग्जरी। अपने बचाव के लिए प्लांट्स कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे निकोटिन। सोचो, झींगा जी गए, झींगो जी ने चखा पत्ता, उसमें निकोटिन था, झींगा जी जाए,
जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना, ठीक है। तो अब वापस तो नहीं आएगा ना झींगा कम से कम उड़ के उनके पास। तो ये केमिकल्स हैं जो उनके डिफेंस के लिए यूज होते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस के पास है ग्लाइकोसाइड्स, है ना, ये क्या हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सो सेकेंडरी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर डिफेंस पर्पस, डिफेंस के लिए। डू नॉट पार्टिसिपेट इन लाइफ प्रोसेसेस रिएक्शंस। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। तो अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ग्लूकोज सबको चाहिए, तो ये यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसी के पास हो सकते हैं, किसी के पास नहीं भी हो सकते। दिस इज यूनिकनेस, ये यूनिकनेस है। अब आते एग्जाम्पल। हाँ कोमल जी एग्जाम्पल भी कराएंगे, वो एग्जाम्पल आप ही बताएंगी कोमल जी, डोंट वरी। आइए कोमल जी आइए, देखिए इधर। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स बताए एनसीईआरटी ने, पहला ले लेते हैं अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स कौन कौन से अल्कलॉइड्स है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से नीट में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यहां से आता है क्वेश्चन। कौन कौन से अल्कलॉइड्स है? मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन क्या है? मुंडा पेन किलर वर्गा, सारे दर्द मिटा लेंदा, ठीक है, यानी कि दिस एक्ट एज अ पेन किलर, दिस इज पेन किलर। दूसरा क्या है? कोडीन। कोडीन का काम क्या होता है? कफ सिरप पियो और सो जाओ, इसलिए नींद आती है, क्योंकि कोडीन क्या करता है? रिलैक्स कराता है आपको, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, एसेंशियल ऑयल्स। एक वो ऑयल्स आजकल चल रहे हैं ना, ऑयल्स, यू पुट दिस ऑयल हियर, योर डार्क सर्कल्स आर गॉन and after 10 days you get a radiant finish. Yes, कौन से ऑयल्स है? लेमन ग्रास ऑयल। यस, लेमन ग्रास ऑयल 2 बूंद पानी में डाल के पी ले तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कंपनी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। नेक्स्ट, पिगमेंट्स। कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं? पहला एंथोसाइनिन्स। क्या है? एंथोसाइनिन्स। ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। कैसा है ये? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा दिया एनसीईआरटी ने? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स बिल्कुल सही से रिवाइज करते जाओ। कैरोटीनॉइड्स ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, इससे विटामिन ए बनता है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए सीजन है कांजी का। खूब कांजी पियो बेटा। मैं आपको बता रही हूं मेरी आंखों की जो इन्फ्लेमेशन थी ना, वो कितने % कम हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। ड्रिंक कांजी। यू नो व्हाट इज कांजी, राइट? यू डोंट नो कांजी? Oh my God, from which planet guys? Like you seriously don't drink kanji? ये तो हमारी पुश्तैनी रेसिपीज है, ancestral रेसिपी है। Don't tell me you never heard of kanji. सही में it is a shock to me क्योंकि मैं बचपन से पी रही हूँ। This is very popular in Punjab, Rajasthan, Northern India. It is very popular drink. It's a fermented water drink of rye. भाई आज मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बेनिफिट, क्लास तो होती रहेगी। देखो क्या मैं तुम्हें बताती हूँ, ये परफेक्ट मौसम है कांजी का। इट इज अ परफेक्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक विच कैन स्टॉप योर हेयर फॉल, विच कैन क्लिन्स योर गट, विच कैन गिव यू ग्लास स्किन, विच कैन एक्चुअली मेक योर स्टमक लाइट एंड सीरियसली इट विल क्लेंस योर गट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रेसिपी मिलती है। बट व्हाट आई डू फॉर माई कांजी, पतली पतली गाजर काट लो, लाल गाजर या ऑरेंज गाजर जो भी आपको मिले, इतनी लंबी लंबी, 1 गाजर काट लो बस, ज्यादा नहीं। 2 आंवला काट लो बस, रफ चॉप कर लो, कुछ नहीं करना। और 1 बीटरूट काट लो लंबा लंबा बस, ठीक है। उसके बाद आपने एक छोटी सी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच छोटी राई होती है, राई, ठीक है,
उसको डालना है 1 चम्मच काला नमक डालना है, ठीक है, थोड़ी सी मिर्च डालनी है, बस उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यू ग्राइंड दिस। फिर एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी को अच्छे से बॉईल करना है, जैसे कि आपकी कांजी खराब ना हो, ठीक है। यस, राई, वो जो राई छोटी वाली, बेटा मैं सरसों नहीं कह रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरसों, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटी राई। आपको पता लग जाएगा, आपकी मम्मी बता देगी, ठीक है। मैं ग्रुप पे उसकी शेयर भी कर दूंगी रेसिपी, जो मैं फॉलो करती हूँ आजकल, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पीस लेना है, पानी को बॉईल करना है, इन सब चीजों को एक साथ डाल के 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। आप देखना हर दिन हल्का सा टेस्ट करके खट्टी होती जाएगी। जब आपको लगे इतना खट्टा है, यानी कि आपकी फर्मेंट हो गई है ड्रिंक, और उसे तुम पियो। इट इज सो टेस्टी कि लिटरली यू विल फॉरगेट ड्रिंकिंग कोका कोला, एनीथिंग एल्स। मैंने पिछले 10 या 15 दिन से पीनी शुरू की है। मेरे बाल, हेयर फॉल 0। मेरा हेयर फॉल हो रहा था, चीजें मैं कर रही थी, बट नहीं असर पड़ रहा था। दवाई ली होम्योपैथिक की, कम हुआ, बट अब लिटरली इट इज 0। इवन मेरे नए बाल भी आने शुरू हो गए हैं यहां से, क्योंकि सर्दियों में हेयर फॉल होता है, क्योंकि डैंड्रफ होता है। दूसरी चीज, मेरी आंखों की जो इन्फ्लेमेशन थी ना, जिससे मुझे हमेशा परेशानी रहती थी, बिकॉज स्क्रीन टाइम आपका भी ज्यादा है, मेरा भी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर खूब सारा बीट रूट है, खूब सारी कैरेट है जो फर्मेंट हो चुकी है। माई आईज आर लिटरली रिलैक्स्ड नाउ, प्लस गट सुबह निकल, सुबह मजेदार। देखो यार, देसी अपन तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं भाई, पी के देखो इसके हेल्थ बेनिफिट्स में कितने ही कहूं। और 0 कैलोरी ड्रिंक, लिटरली इट्स अ 0 कैलोरी ड्रिंक। एंड इसके अंदर आंवला है, विटामिन सी है। आपके बाल देखना क्या घने बाल हो जाएंगे ना तुम्हारे, 15 दिन में कह रही हूं, शर्तिया 15 दिन में तुम्हें असर दिखेगा। पहले 2 दिन तो तुम्हारे पेट में इतनी गुड़गुड़ रहेगी ना कि यार मैम आपने क्या बता दिया, शायद तुम मुझे कोसोगे भी, तुम कहोगे यार मैम आपने गलत ही कर दिया हमारे साथ। लिटरली आप मुझे कोसोगे पहले 2 दिन कि यार मैम क्या वाहियात चीज थी ये। बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। पहले 2 दिन यू आर अंडरगोइंग डिटॉक्स, इट इज लिटरली अ डिटॉक्स। डिटॉक्स कर हो जाएगा पूरा बॉडी, और अंदर की जो सर्दियों की गर्मी होती है ना, सब बाहर। सच बता रही हूं, बहुत टेस्टी होती है। मैं बचपन से पी रही हूं और ऑन द लूप बनवाती हूं। मैं अपनी सासू मॉम से भी, अभी मेरा एक जग फिनिश नहीं हुआ है, मैंने कल ही दूसरा डलवाया कि प्लीज मेरे लिए तो डाल दो आप, क्योंकि मैंने अपने बाल सर्दियों में तगड़े कर लेने, क्योंकि गर्मियों में कुछ नहीं हो पाएगा। यस, हाँ शुभम बिल्कुल सही, मस्त वाली टट्टी होगी ना मैम। यस यस शुभम, देसी होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम गवार हो, नालायक हो। देसी और गवार में एक छोटी सी रेखा होती है, उस रेखा जी को तुम्हें नहीं लांघना होता है, गधो। सही में, Who am I teaching guys? You will be future doctors. अभी तेरे पास कोई पेशेंट आएगा, वो कहेगा कॉन्स्टिपेशन है, तो ये शुभम बोलेगा अबे तेरे को टट्टी नहीं हो रही क्या? What is this in the class? बेशरम हो तुम लोग। सही में ये ऐसी बात करेगा पेशेंट से, वो मे भी पढ़ा लिखा जाए, बट ये अपना गवार बना नहीं छोड़ेगा। चलो आ जाओ। सो बच्चों, आई विल शेयर द रेसिपी फॉर श्योर। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको जरूर भेजूंगी, ठीक है। बट इट इज लाइक अ अमृत ड्रिंक, सच में। एवरी विंटर्स आई ड्रिंक दिस, और इवन ध्वनि भी अब पीती है ना। आपको सर्दी लगेगी, कुछ नहीं, आराम से पियो, मजेदार, मस्त एनर्जी, फुल डे, ठीक है। आज ही खुद बनाने की कोशिश करना, डोंट डिस्टर्ब योर मदर। खुद बनाना, बल्कि उनको पिलाना 2 दिन बाद जब वो फर्मेंट हो जाए, ठीक है। मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनती है। उसको थोड़ा सा नींबू मिर्च हल्की सी डाल दो तो और भी टेस्टी लगता है, ठीक है। चलो आ जाओ। मैम आंवला कहाँ से लाए? बेटा सुन, मैं तेरे को भेज देती हूँ। चलो, एल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, पिगमेंट्स। नेक्स्ट ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स है विच कम्स एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? यस बच्चों, यस,
फ्रिज में फर्मेंटेशन के बाद रखना है, पहले नहीं रखना। गर्मी में फर्मेंटेशन होता है, धूप में इसका। यू कीप दिस आफ्टर मेकिंग दिस इन धूप, ठीक है। विन ब्लास्टिन कुरक्यूमिन, ठीक है, विन ब्लास्टिन एंड क्यूरक्यूमिन। अब यहां पे जो विन ब्लास्टिन ड्रग है, दिस एक्ट एज एंटी कैंसरस ड्रग। ये क्या है? एंटी कैंसरस। जबकि जो हमारी कुरक्यूमिन है, ये वाली जो ड्रग है कुरक्यूमिन, दिस इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट। दिस इज यूज्ड एज ट्रैंकुलाइजर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव टॉक्सिन्स। जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा? यस बच्चों, जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा? यस बताइए। एब्रिन एंड रिसिन, बिल्कुल सही। अब टॉक्सिन के बारे में क्या ही बताऊं। नेक्स्ट आते बच्चों टर्पिनॉइड्स, which looks like fats but they are not fats but they have properties like fats। तो ये कॉनमैन की तरह है, ठीक है। तो इसका क्या है? डाइटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में क्या आएगा? कॉन कैनावलिन ए, कॉन कैनावलिन ए, कौन कैनावलिन है, ठीक है। सारे हो गए बच्चों, कोई ऐसा तो नहीं जो हमारा छूट गया है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, यस, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में जैसे सेलुलोज, रबर, गम्स, ये वाली चीज है, ठीक है, गम्स। अब हम पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अभी तक चैप्टर हमने शुरू नहीं किया है। अब मैं चैप्टर शुरू करा रही हूं, एक एक करके हम सारे बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, बच्चे पूछ रहे मैम ये क्या था? बेटा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे पहले टॉपिक के साथ आज की क्लास में, विच इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। हेडिंग लिखेंगे सब कार्बोहाइड्रेट्स। जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आप कहेंगे वाह मैम वाह, वाह मैम वाह। ऐसी ही डेफिनेशन दे दे के मैम हमने इंग्लिश का पेपर क्लियर किया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। These are carbohydrates। इनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा इनके पास? 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोनिक ग्रुप। क्या नाम है? कीटोनिक, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, जबकि कीटोनिक होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यही होता है कीटोनिक, बता देना। मैंने ये थोड़ा सा गलत लगा दिया, आई थिंक इतना ही होना चाहिए, CO, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है एक कार्बोहाइड्रेट में तो वो हमेशा C1 पोजीशन लेगा। कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा हमेशा बच्चों? कार्बन 1 ऑफ चेन, हमेशा, क्योंकि A फॉर एप्पल, A होता है 1, ठीक है, 1 पे होता है ना, तो इसलिए C1 पोजीशन। और जो कीटोनिक है दिस विल ऑलवेज टेक द C2 ऑफ चेन, यानी कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा हमेशा चेन के। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है अपने से, ठीक है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट उससे पहले और इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। चलो टाइप्स जाने से पहले और इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि इसमें मैं आप बताऊंगी फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट। जो फेलिंग रिएजेंट होता है, कौन सा रिएजेंट? या बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये क्या करता है? ये फ्री फंक्शनल ग्रुप को, क्या लिखा है मैम ने? फ्री फंक्शनल ग्रुप। ये फ्री फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो सकता है? एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है।
इस फ्री फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है एंड सॉल्यूशन का क्या होता है, कलर चेंज। क्या हो जाता है, कलर चेंज। अगर कलर चेंज हो गया तो दैट मीन्स इन अ सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम विद दिस टेस्ट इज कि द फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी फ्री। अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने में बिजी है ना, ये तो दोस्ती बना रहा था, तो नीट में सिलेक्शन कैसे देगा? इसको तो बाबू सोना थोना करना था, तो नीट में सिलेक्शन कैसे देगा बेटा? दे ही नहीं पाएगा, फ्री नहीं है ना। जब तक आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन है तब तक आप सिलेक्शन नहीं दे सकते, चाहे आप कितना ही मैनेज कर पाए, कितने ही धुरंधर हो, रैंक 1 तो तू तब भी नहीं ला पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा उसूल है। अ डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन कैन ओनली cause problems and a focused brain can only achieve targets। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें हमारे इसको क्या हो गया, 3 तरह के टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहले वो हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं इन्हें बच्चों, मोनोसैकेराइड्स। एक दूसरा वर्ड और इनके लिए यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं सिंपल शुगर्स। क्या कहते हैं उन्हें, सिंपल शुगर्स। ठीक है, फिर आते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास 2 से लेके 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं बच्चों उनको हम, ओलिगोसैकेराइड्स। फिर ऐसे आते हैं जो लंबी लंबी चेन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मेनी शुगर। तो इनके पास कितनी यूनिट ऑफ शुगर, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, इनके पास 1 यूनिट ऑफ शुगर है। इनके पास कितने मेरे प्यारे बच्चों, इनके पास है 2 से लेके 10 यूनिट्स ऑफ शुगर है। इनके पास कितनी है बच्चों, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ शुगर। पहली चीज तो ये लिख लो। तो ये हमारे 3 तरह के हो गए मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब आते हैं, शुरू करते हैं बड़ी हेडिंग मोनोसैकेराइड से। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाऊं या ना सिखाऊं? हाँ बताओ जरा, स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊं या ना सिखाऊं? क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी, सिखा दूं? चलो, मोनोसैकेराइड सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। क्या है, CnH2nOn। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, ग्लूकोज कभी जीभ पे रखा है, मीठा, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगी, आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स गिव्स पॉजिटिव फेलिंग और बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ट्रू और फॉल्स। मुझे नहीं पता बहुत सा आंसर, पोल में पता लग जाएगा। यस, तो अब यहां पे देखते हैं, बच्चे देखते हैं क्या देते हैं जवाब। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मोनोसैकेराइड्स के पास 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 से लेके 7 कार्बन तक इनके पास प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट मोनोसैकेराइड। अब हम 1 बाय 1 इनके एग्जांपल्स लेके चलते हैं। चले, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें A1 पे, ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का क्या मतलब है, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनके पास कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन। कितने कार्बन है बच्चों इनके,
3 कार्बन, 3 कार्बन वाले, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अगर मेरे को इस शुगर को, मान लो कि अगर मुझे इस शुगर को एल्डिहाइडिक शुगर बनाना है, तो मैं कहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाऊं इस चेन में? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, 1 बाय 1 हर एक स्टेप बताओ, क्योंकि अब मैं सिखा रही हूं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इट्स अ प्रोसेस, यस। तो अगर मैं यहां पे देखूं, तो अगर मुझे इसे एल्डिहाइडिक शुगर बनाना है तो कार्बन 1 पे लगाना है, दिस इज CHO। अगर मुझे इसे कीटोनिक शुगर बनाना है तो इसके कार्बन नंबर 2 पे लगेगा कीटोन ग्रुप, ये देखिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं पूरे को, दिस इज OH, दिस इज OH, 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 यहां पे 1 2 H2, 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 H। बताओ पूरा हो गया स्ट्रक्चर? पहले बताओ। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड? इसका नाम क्या है? वेरी पॉपुलर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरल डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरल डिहाइड। दूसरे वाला क्या है? यस, दूसरे वाले कंपाउंड का नाम क्या है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन। अभी डी और वो बता रही हूं, हाँ बहुत आगे चल रहे हो यार तुम तो मेरे से भी। दूसरे वाले का नाम क्या है? यस बच्चों, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बिल्कुल सही। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये हो गया आपका कंपाउंड, एक कीटोनिक एक एल्डिहाइडिक। अब यहां पे 2 चीजें मुझे और सिखानी है, एक होती है डी एंड एल फॉर्म, एक होती है छोटा डी और छोटा एल फॉर्म। ध्यान से देखना, ये केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही हूं मैं इस टाइम पे, ठीक है। छोटा डी और छोटा एल हम स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ कंपाउंड शोन ड्यूरिंग प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो जब आप पोलराइज्ड लाइट पास करते तब वो किस में घूमता है, उसे हम कहते हैं डी एंड एल फॉर्म, जो हम इसको देख के नहीं बता सकते। सो ये नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बट ऑन बेसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट मूवमेंट या रोटेशन, ठीक है बच्चों। तो छोटा डी और छोटा एल हम यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में। अब बचा बड़ा डी और बड़ा एल। बड़ा डी क्या है? जब OH ग्रुप राइट साइड होगा, और L कब होगा? जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन के। तो इसका सेकेंड लास्ट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया बच्चों, इसका सेकेंड लास्ट ये हो गया, ये है सेकेंड लास्ट, नीचे से सेकेंड लास्ट। और ये OH किस साइड है? राइट साइड। तो यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? डी ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। क्या इस वाले कंपाउंड का डी और एल फॉर्म है? नहीं, क्योंकि OH है ही नहीं इसके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे। सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो इसके पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसका डी एंड एल फॉर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं और कराती हूं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा, एकदम से तो नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, A2, ओके, दिस इज आर पेंटोज। अब पेंटोज शुगर से लेते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में कितने कार्बन होंगे? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। कितने हैं? 5 कार्बन पेंटोज शुगर में, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल है हमारा राइबोज शुगर। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन DNA और RNA, दिस इज प्रेजेंट इन RNA। 5 कार्बन की होती है, ठीक है। RNA में प्रेजेंट होती है, DNA में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, मुझे इस शुगर को एल्डिहाइडिक शुगर बनाना है, तो सबसे पहले मैं कहां पे लगाऊं? फंक्शनल ग्रुप। यस बच्चों, फंक्शनल ग्रुप लगेगा फर्स्ट पे। लग गया फंक्शनल ग्रुप। चलो इसको और सुंदर तरीके से बनाते हैं।
ये लो, बन गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट पे OH 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 H H H H2. Now this particular compound is D-ribose और L-ribose. सब बताएंगे चैट बॉक्स में। What is this compound? D-ribose और L-ribose, कैसा है ये कंपाउंड? यस, बताइए। D-ribose। तो यहां पे अगर आप देखेंगे सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, ये इसका OH राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? D-ribose। ठीक है, इसको वैसे बेसिकली हमें ऐसे लिखना चाहिए, अब ज्यादा बेटर है ना बच्चों? नाउ दिस इज मच बेटर। पहले थोड़ा सा गलत लिखा था मैंने। ठीक है, अब इसका एल फॉर्म बनाते हैं। चलो एल फॉर्म भी बना लो। अब कैन यू सी हियर द डिफरेंस? यहां पे सेकेंड लास्ट कार्बन, दिस इज एल राइबोस। पहले डी और एल राइबोस सबको समझ में आया नहीं आया? फिर इसके मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूं स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज डी फॉर्म, व्हाट इज एल फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको दो तरह की रिंग्स बताऊंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट रिंग्स। ये जो मैं रिंग्स बना रही हूं, दीज बोथ द रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है बच्चों, क्यों हेट्रोसाइक्लिक है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। ओके, इसके अंदर 4 कार्बन है, तो इस रिंग का नाम क्या होगा? फ्यूरेनोज। क्या होगा इसका नाम? फ्यूरेनोज। इसके अंदर 5 कार्बन है, तो 5 पेंटोज नहीं, पायरेनोज। क्या नाम होगा इसका? पायरेनोज। दिस इज पायरेनोज। ये हो गई पायरेनोज। तो दो तरह की रिंग्स है जो हम यूज करेंगे। अब ये रिंग कहां यूज होगी? चलिए आइए तुम्हें बताते हैं। ये देखिए, यहां पे आते हैं। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इसे अपने वाला तो चाहिए, दूसरे वाला का प्यार भी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है, सब अलग अलग होते हैं इस दुनिया में, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन है, किसका? सेकेंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन, ये आंख मारता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के। किसको? हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। ये ऐसे आ जाना, चल। ठीक है, यस। तो यहां पे क्या है? ये वाला ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन का, ये किसको आंख मारे? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। किसको? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो आंख मारने के बीच में 1 2 3 4 कार्बन आए इस पूरी प्रोसेस में। तो यानी कि रिंग कौन सी चूज करूंगी? पहले तो ये बताओ। मेरे पास यहां पे 2 तरह की रिंग है और इसके इस पूरे प्रोसेस में, आंख मारने की प्रोसेस में कितने कार्बन आए? 4। तो यानी कि रिंग कौन सी चूज करूंगी मैं? फ्यूरेनोज। कौन सी रिंग चूज की? फ्यूरेनोज। पहले तो ये देखो, फ्यूरेनोज 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन की इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या हो जाएगी? कमजोर। ये देखो, हो गई कमजोर, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का साथ छोड़कर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ली है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया? अकेला हूं तो क्या करूं। अब यहां पे हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो चुका है। हाय हाय, हाइड्रोजन कह रहा है हाय हाय मैं क्या करूं, हाय हाय मैं क्या करूं। और पीछे वो ऑक्सीजन, ऊपर जो ऑक्सीजन है वो कह रहे हैं यार पहले तो रिश्ता मजबूत था, अब हल्का हो गया, अब मैं क्या करूं। जब ये ऑक्सीजन इसके साथ बिजी था, कार्बन के साथ, तो ये हाइड्रोजन कहते हैं चल यार मैं इसको संभाल लेता हूं। हो गया ना स्ट्रक्चर पूरा बैलेंस। देखो सबकी वैलेंसी बैलेंस हो गई ना।
यस मेरे बच्चों, यही तो है लव ट्रायंगल। ओहो हो लव ट्रायंगल, ओहो हो लव ट्रायंगल। तो अपनी सीधी जिंदगी को लोग आंख मार मार के कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, फिर कोई किसी को संभालता है, कोई किसी का सहारा बनता है। तो इसलिए जितनी सीधी जिंदगी रखोगे उतना ही लाइफ में खुश रहोगे, क्योंकि इसको संभालू उसको संभालू, बस यही संभालते रह जाओगे। हो गया ना बेटा, सो सिंपल। ठीक है, तो अब देखो ये बन चुका है पूरा स्ट्रक्चर। अब कार्बन 1 पे एक साइड OH है और एक साइड H है। दिस इज माय कार्बन 1 ऑफ द रिंग। तो एक साइड OH, एक साइड H। ठीक है, अब कार्बन 2 में क्या है? HOH। ठीक है, तो यानी कि अंदर की साइड HOH, HOH। थर्ड पे, फोर्थ पे क्या है? अब देखो फोर्थ पे क्या है? सिर्फ H है, क्योंकि ये तो अब पूरा बॉन्ड बना चुका है ना, तो ये बचा सिर्फ H और ये हो गया 5वां कार्बन CH2OH। ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कैसे मैम ने रिंग बना दी। अब यहां पे मैं एक और स्ट्रक्चर बना रही हूं, HOH, 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 HCH2OH। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनोमर्स। क्या है ये? एनोमर्स है, एपीमर्स है। क्या है ये? कार्बन 1 पे हमेशा क्या बनते हैं? एनोमर्स। यहां पे ये OH है, यहां H है, सिर्फ कार्बन 1 पे पोजीशन चेंज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। दीज आर एग्जांपल ऑफ एनोमर्स। ठीक है, अब देखो ये भी OH है, ये OH है, ये दोनों सेम सेम। सेम इज कॉल्ड सिस फॉर्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा और बीटा। किससे रिप्रेजेंट होती है? अल्फा या बीटा? बीटा फॉर्म। सिस इज बीटा। दिस इज OH and H, दिस इज ट्रांस फॉर्म, अलग है दोनों। दिस इज अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? अल्फा। तो अब इसका नाम क्या है? ध्यान से देखना। दिस इज बीटा because we started with D, राइबोफ्यूरेनोज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज। देखा, बहुत कंफ्यूजिंग है मैम। अगर स्टेप बाय स्टेप सुनोगे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है तो मुझे लगता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होगा बेटा अलीश, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, अरे ये OH तो लिख लो, कोई नहीं, लो OH, ये लो। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक केमिस्ट्री। अब इसको वापस से समझो। देखो बेटा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। देखो ये वाला जो सेकंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर रिंग की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब रिंग बन गई है तो ये हाइड्रोजन अकेला हो गया। ये हाइड्रोजन किसको बैलेंस करेगा? इस ऑक्सीजन को। तो 1 पे अब हो गया HOH, सेकंड पे HOH, HOH, H एंड दिस इज CH2OH। एक बार इसको देख लो, अभी फिर से बनवाती हूँ ग्लूकोज का, फिर और समझ में आएगा। देखो बेटा पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, इसको आराम आराम से घर पे भी एक बार बना लो। ठीक है, मजा आएगा आपको। चले आ जाओ। अब देखो, अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं A3 विच इज आर ग्लूकोज हेक्सोस शुगर, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोस शुगर। और इसका पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर, यूनिवर्सल शुगर, ग्रेप शुगर, हजारों नाम है इसके, ठीक है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर देखो और मुझे बताओ ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज। पहले तो एक एक करके स्टार्ट करो, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, आराम से बताओ। दिस इज डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, दिस इज डी ग्लूकोज। कैसे पता लगा? सेकेंड लास्ट कार्बन को देख के, इसको देख के, सेकेंड लास्ट कार्बन, डी ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है सेकेंड लास्ट कार्बन का, ये किसको लाइन मारेगा? अब जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अब ये किसको लाइन मारेगा? देखो ये अब लाइन मारेगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, मारी लाइन, ठीक है, मारी लाइन। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेटा ये वाली बॉन्ड तो टूटेगी ना, क्योंकि कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होती है ना, 5 तो नहीं होती तुम्हारे यहां पे। कार्बन तो स्टेबल हो गया, यहां पे ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, बट ये ऑक्सीजन अभी भी अनस्टेबल है, इसको तो 2 बॉन्ड चाहिए ना। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा टू स्टेबलाइज दिस ऑक्सीजन। अब इसकी भी 2 बॉन्ड बन गई। नाउ दिस इज हाउ यू बैलेंस द स्ट्रक्चर। नाउ यू टेल मी विच टाइप ऑफ रिंग विल आई चूज, फ्यूरिनोज और पायरेनोज। अब बताओ कौन सी रिंग चूज करोगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन उलझे हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो आई विल चूज पायरेनोज रिंग। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज माई 6 कार्बन। हो गए ना 6 पूरे। अब 1 को लेबल करना है। अगर मुझे इसको अल्फा फॉर्म बनाना है, अल्फा फॉर्म यानी कि ट्रांस फॉर्म, तो ऊपर क्या लगेगा? H और नीचे लगेगा OH, ठीक है। ये वाली साइड रिंग के अंदर जाती है, इनसाइड, ये रिंग के अंदर जाती है, यानी कि अंदर की तरफ लगेगा आप H OH, यहां पे उल्टा है OH H H OH H। बन गया पूरा स्ट्रक्चर। कितना आसान है, आराम आराम से करो, भागो मत। यस, अब नेक्स्ट देखो, OH H H OH OH H H OH CH2OH H। दिस इज माई बीटा फॉर्म, सिस फॉर्म, ठीक है। अलीश अब बताओ, अब इनके कंपाउंड्स के नाम बताइए मुझे। व्हाट इज फर्स्ट कंपाउंड, व्हाट इज सेकंड कंपाउंड? बेटा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, प्लीज यहीं पे पूरा समझिए, कोई श्योरिटी नहीं है कि वापस होगा इतनी डिटेल में। तो प्लीज बच्चों आज जो समय मिल रहा है उसका प्लीज फायदा उठाइए। यस, तो पहले का नाम क्या होगा? अल्फा फॉर्म है ये, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। इसका क्या नाम है? ये सेम है, सिस फॉर्म, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। कितने बच्चों ने इसको बनाया? अब मैं एक पोल दे रही हूं, आप बताएंगे डू यू गेट दिस, येस और नो? क्या आपको ये समझ में आ रहा है, येस और नो? तब तक हम एक और एग्जाम्पल बनाएंगे इसी का, विच इज आर मैनोज शुगर, विच इज एपिमर ऑफ ग्लूकोज एट C2 पोजीशन। यानी कि ग्लूकोज का बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, बस C2 पोजीशन चेंज है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 OH 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 OH। ये देखिए
यानी कि दिस पोजीशन इज चेंज्ड इन मैनोज शुगर, रेस्ट इज सेम। बनाइए इसका फटाफट से रिंग स्ट्रक्चर्स। कम ऑन गाइस, मेक रिंग स्ट्रक्चर्स, बनाइए खुद से रिंग स्ट्रक्चर्स। बनाइए खुद से रिंग स्ट्रक्चर्स गाइस। आई थिंक अब तो 20 सेकंड में बन जाने चाहिए, इतना सिंपल है। वापस से इसका ऑक्सीजन, सेकंड लास्ट का ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगी। यानी कि टोटल उलझन कितनी हुई है? 1 2 3 4 5, यानी इसकी भी बनेगी पायरेनोज रिंग। ये देखिए इसकी बन गई पायरेनोज रिंग। CH2OH ये फिक्स है, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते मेरे बच्चों। अब ये मैं बना रही हूं अल्फा फॉर्म, अब ये उल्टा रहेगा क्योंकि ये एपीमर है। ये देखें, अगर ये स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं तो फुल मार्क्स टू यू गाइस। आप अपने नाम के आगे दिल लगा सकते हैं फिर, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा अल्फा डी मैनो पायरेनोज। इसका नाम होगा बीटा डी मैनो पायरेनोज। बस मैम दिल आता ही नहीं है मैम मेरे कमेंट में, है शुभम? हाँ, तेरे कमेंट में क्या चीज आती है मुझे पता है। तो ये बना शुभम, तो ये बना। चलो आ जाओ, ये वाला एक होमवर्क दे रही हूं मैं तुम्हें, विच इज गैलेक्टोज शुगर, this is brain sugar, this is epimer of glucose at C4 position। इसका अब सीधा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर भी आप खुद बनाएंगे, इसके रिंग स्ट्रक्चर्स भी आप खुद बनाएंगे। मैं किसी तरह की हेल्प नहीं करूंगी इसमें। ठीक है, यस, पूरा अब आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया इसको। ठीक है।